प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। मैं जितेंद्र साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 73वां संविधान संशोधन और उनकी विशेषताएं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में 73वां संविधान संशोधन से संबंधित किस तरह 73वां संविधान संशोधन जो है उनका विकास कैसे हुआ, उनका संवैधानिकरण कैसे हुआ, पंचायती राज का, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। इससे पहले के लेक्चर में हम पंचायत पंचायत के संदर्भ में गठित विभिन्न समितियों को पढ़ चुके हैं। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं 73वां संविधान संशोधन की विशेषताओं के साथ। ठीक है साथियों, तो चलो 73वां संविधान संशोधन इनके बारे में हम पढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन, इनकी विशेषताएं, संशोधन की विशेषताएं ये देखने वाले हैं हम आज की क्लास में, है ना। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि वो बेस तैयार करती है आपकी समझ विकसित करने की। जब बेस क्लियर नहीं रहेगा तो थोड़ा चीजें जो है वो आगे दिक्कत कर सकती है। इसलिए आप जरूर उन 3 लेक्चर हैं उनको जरूर देखिए, है ना। आज की क्लास में हम 73वां संविधान संशोधन 1993 इनकी हम विशेषताएं देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये लागू कब हुआ? ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993, है ना। और इसीलिए 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कब? 24 अप्रैल 1993, है ना। और इस दिन मतलब जैसे 73वें संविधान संशोधन लागू हुआ, इससे क्या हुआ? इससे पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में दर्जा मिल गया। इससे पंचायती राज संस्था, 73वां संविधान संशोधन के लागू होते ही पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, यानी ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे संविधान में भाग 9 जोड़े गए। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, इससे पंचायतों को, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। संविधान में भाग 9 जोड़े गए। भाग 9 में 15 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ये नए अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ, है ना, 243 से लेके 243 ओ 15 नए अनुच्छेद जोड़े गए। साथ ही 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। संविधान में 11वीं अनुसूची, जो अभी 12वीं अनुसूची है, 12 अनुसूची है संविधान में, उनमें से जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज संस्था से संबंधित। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, है ना, कुल 29 विषय हैं। और ये जो अनुच्छेद है इसके बारे में कल हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, और 29 विषय है इनके बारे में हम जानकारी कल की क्लास में ले चुके हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? 73वां संविधान संशोधन लागू होते ही पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सूची में शामिल किया जाता है। ठीक, यानी पंचायती राज संस्था राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया। ठीक, 73वां संविधान संशोधन लागू होते ही, यानी पंचायती राज के संबंध में कानून बनाना है तो वो राज्य सरकार बना सकती है, राज्य सूची के विषय में शामिल है। ठीक है, हाँ, इतनी बातें हैं। और एक बात और है कि इससे ग्राम सभाओं को लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाई के रूप में रखा गया है। ठीक है, इस अधिनियम में क्या किया गया? ग्राम सभा को लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाई के रूप में रखा गया है। तो आइए इस चीज को भी लिखते हैं हम। इस अधिनियम से, इस अधिनियम से ग्राम सभा को, ठीक, इस अधिनियम से ग्राम सभा को लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाई के रूप में रखा गया। ठीक, लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रणाली की बुनियादी इकाई के रूप में रखा गया है। इकाई के रूप में रखा गया।
ठीक है साथी, इतनी बातें जो है हमें 73वां संविधान संशोधन के संबंध में उनकी विशेषताएं हैं हमें याद रखनी है। इसके साथ साथ और इनकी विशेषता है जो जिसको हम उनके प्रावधानों में पढ़ने वाले हैं, है नहीं? तो देखिए, हम 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। विशेषताओं के तौर पर जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू होता है 24 अप्रैल को, और जैसे 73वां संविधान संशोधन लागू होता है उसी दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना? और इससे क्या होता है कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है, ग्राम सभा को भी वैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है ना? और इस संविधान संशोधन से क्या होता है कि संविधान में 9 विषय भाग 9 जोड़े जाते हैं, और भाग 9 में कुल 15 नए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 वो जोड़ा जाता है। साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें 29 विषय शामिल है ना? और पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची के विषय में शामिल कर लिया जाता है। और इस प्रकार इस अधिनियम में हम ग्राम सभा को लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाई के रूप में रखा गया है। ठीक है, हम आगे 73वां संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को देखने वाले हैं। इस प्रावधान में भी इनकी विशेषताएं हैं, है नहीं? तो हम इनके प्रावधानों को देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान, ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। तो देखिए, इसमें कुछ अनिवार्य प्रावधान भी है और कुछ ऐच्छिक प्रावधान भी है। तो इनके इनके प्रावधानों को हम दो भागों में बांट कर चलते हैं, अनिवार्य प्रावधान और ऐच्छिक प्रावधान। अनिवार्य और ऐच्छिक प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान मतलब जो बातें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में उल्लेखित की गई है उनको राज्य सरकार जैसे है वैसे ही उनको लागू करेंगे, है ना? उनमें कुछ अपने तरीके से संशोधन नहीं कर सकते, है ना? ये मतलब क्या है कि ये जो प्रावधान है, कुछ अनिवार्य प्रावधान है, वो राज्य सरकार के लिए क्या है, बाध्यकारी है। लेकिन ऐच्छिक प्रावधान में कुछ विषय या कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें राज्य सरकार अपने हिसाब से उनमें संशोधन कर उनको लागू कर सकती है, यानी ये गैर बाध्यकारी है। ठीक है, ये अनिवार्य और ऐच्छिक प्रावधान। तो देखिए, अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत क्या है? अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत सभी राज्यों को पंचायतों का गठन करना अनिवार्य है। पहला बात है, सभी राज्यों को पंचायतों का गठन करना, है ना? पंचायतों का गठन करना अनिवार्य है। ठीक, पंचायतों को राज्यों को पंचायतों का गठन करना अनिवार्य है ना? लेकिन जिन राज्यों में 73वां संविधान संशोधन 1993 के पहले भी अगर कहीं पंचायत स्थापित कर दी गई है तो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायतों का गठन उन राज्य को करना होगा। ठीक, तो देखिए, सभी राज्यों को पंचायतों का गठन करना अनिवार्य है। कब? 73वां संविधान संशोधन कब तक? तो 73वां संविधान संशोधन यानी कि इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों को पंचायतों का गठन करना अनिवार्य है। लेकिन अगर पहले से ही किसी, है ना, अगर पहले से ही किसी राज्य में, लेकिन इस अधिनियम से इस अधिनियम के लागू होने के पहले अगर किसी राज्य में पंचायतों की स्थापना कर दी गई है, पहले से ही स्थापित है ना? पंचायत इस अधिनियम के लागू होने के पहले से ही स्थापित है, तो उनके कार्यकाल पूर्ण होते तक पूर्ण होते तक बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही उनका कार्यकाल पूर्ण होता है, कार्यकाल पूर्ण होते ही कार्यकाल पूर्ण होते ही उन राज्यों को पंचायतों का गठन करना अनिवार्य है का गठन करना अनिवार्य है। ठीक है, ये इनके पहले प्रावधान है ना? दूसरे प्रावधान में हम देखते हैं कि ये जो पंचायत है 3 स्तर पर गठित की जाएगी, और राज्य पंचायत को गठन कानून बनाकर करेगी। ठीक है, तो पंचायतों का गठन
राज्य कानून बनाकर करेगी। 3 स्तर पर पंचायतों की स्थापना करेगी। राज्य 3 स्तर पर पंचायत की स्थापना करेगी, है ना। और इनमें क्या होगा, राज्य 3 स्तर पर पंचायत की स्थापना करेगी और पंचायतों में क्या होगा, चुनाव। ठीक है, तो पंचायतों के लिए चुनाव कराना अनिवार्य है। चुनाव कराना अनिवार्य है। चुनाव कौन कराएगी, चुनाव, ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगी। राज्य निर्वाचन आयोग, यानी राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात इस अधिनियम में कही गई है। और इसमें पंचायत का जो कार्यकाल है, पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा, है ना। लेकिन यदि इससे पहले भी अगर कहीं पंचायत भंग हो जाती है, अगर कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही अगर भंग हो जाए, तो 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव कराना राज्य को अनिवार्य है ना। 5 साल के पहले ही अगर पंचायत भंग हो जाती है, तो उसको 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। अब इस चुनाव में उम्मीदवार जो होंगे, तो पंचायतों के चुनाव में जो भाग लेते हैं, वो उम्मीदवार, उस उम्मीदवार की आयु जो है 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 21 वर्ष से अधिक हो, ये अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, 21 वर्ष से अधिक हो। अब और उस पंचायत के चुनाव में, यानी पंचायतों के चुनाव में आरक्षण की भी बात की गई है ना। आरक्षण को भी अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया है। तो और आरक्षण के संदर्भ में ये प्रावधान है कि आरक्षण एससी एसटी को आरक्षण दी जाए। इनको आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दी जाए। एससी एसटी को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दी जाए। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दी जाए, है ना। यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, ये इसमें प्रावधान है। अब एक बात और आती है कि जो पंचायत है, पंचायत 3 स्तर पर स्थापित की जाएगी, ये बात इस अधिनियम में कही गई है ना। और इनमें जो, जैसे कि ग्राम है, ग्राम स्तर पर, मध्य स्तर पर यानी कि खंड स्तर पर और जिला स्तर पर, ग्राम, खंड और जिला, इन स्तर पर जो सदस्य चुने जाएंगे, इनके सदस्यों का चुनाव, सदस्य को प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से इनके सदस्यों को चुना जाएगा। ठीक, प्रत्यक्ष निर्वाचन से इनके सदस्यों को चुना जाएगा। और खंड और जिला स्तर पर, यानी माध्यमिक और उच्च स्तर पर, यानी जिला स्तर पर, इनके जो अध्यक्ष हैं, सदस्य के जो चुनाव तो क्या होगा, प्रत्यक्ष रीति से होगा। लेकिन खंड और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव जो है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से इनको चुना जाए, रीति से चुना जाए। ये बात, ये प्रावधान है इनमें, है ना। तो 73वें संविधान संशोधन के कुछ अनिवार्य प्रावधान और कुछ ऐच्छिक प्रावधान। अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत हमने देखा कि सभी राज्यों को पंचायतों का गठन करना क्या है, अनिवार्य है। सभी राज्य पंचायतों का गठन जो है, वो इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर ही करेगी। लेकिन अगर पहले से ही किसी राज्य में पंचायत स्थापित है, तो उनके कार्यकाल पूर्ण होने के बाद, यानी उनके कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पंचायत की स्थापना वो करेगी, है ना। राज्य जो है वो पंचायतों का गठन जो है वो कानून बनाकर करेगी, और राज्य 3 स्तर पर पंचायतों की स्थापना करेगी, ये भी उनके अनिवार्य प्रावधान में है। और इनमें चुनाव होगा, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। चुनाव जो है हर 5 साल में होगा,
इस चीज को हम ऐड करते हैं। इनमें जो चुनाव है कि चुनाव हर 5 साल में होगा, इस बात का भी मेंशन इस अधिनियम में है ना। चुनाव हर 5 साल में होगा और चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार होंगे उनकी आयु जो है वो 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, इस बात का प्रावधान इस अधिनियम में है। ठीक है। और जैसे ही 5 साल होता है और 5 साल के पहले अगर भंग हो जाए चुनाव पंचायत, तो 6 माह के भीतर पंचायत को चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक। पंचायतों के चुनाव में आरक्षण की भी बात इस अधिनियम में कही गई है, जिनमें से SC ST को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दी जाए। महिलाओं को आरक्षण, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए, यानी उनको 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, ये बात इसमें है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक बात और है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना की प्रावधान भी इस अधिनियम में है ना। तो राज्य वित्त आयोग, ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ही चलते हैं। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, राज्य को राज्य वित्त आयोग आयोग इसकी स्थापना अनिवार्य प्रावधान में रखा गया है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना जो है वो अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत है ना। इतनी बातें हम 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत देखा। अब हम इनके ऐच्छिक प्रावधान है जिनको राज्य संशोधन कर अपने हिसाब से उनको लागू कर सकती है ना। उस ऐच्छिक प्रावधानों को देखते हैं हम। तो ऐच्छिक प्रावधानों में जैसे हमने अनिवार्य प्रावधानों में देखा कि SC ST और महिला को आरक्षण दी जाए, लेकिन OBC आरक्षण यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आरक्षण के संबंध में निर्णय राज्य सरकार लेगी, है ना। OBC आरक्षण को ऐच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। ठीक। यानी OBC आरक्षण के संबंध में निर्णय राज्य सरकार अपने हिसाब से लेगी। ठीक। और जो जैसे कि हमने पहले प्रावधान अनिवार्य प्रावधान में पढ़ा कि जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष से चुने जाए, है ना। लेकिन ग्राम पंचायत में जो सरपंच है, सरपंच का चुनाव जो है वो ऐच्छिक प्रावधान है। यानी इनका चुनाव प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति दोनों तरीके से अपने हिसाब से इस पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है, ये रखा गया है। ठीक है। और पंचायतों को जो कराधान की शक्ति, ये ऐच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। ठीक। तीसरा पॉइंट है पंचायतों को कराधान की शक्ति, कराधान की शक्ति ऐच्छिक प्रावधान है। एक ऐच्छिक प्रावधान है। अब हम देखते हैं पंचायतों की संरचना, यानी कोई भी अगर पंचायत बनती है तो वो पंच या सदस्य और उसके बाद उप सरपंच या उपाध्यक्ष और हम देखते हैं सरपंच या अध्यक्ष, इन सबसे मिलकर बनता है ना। तो ये तो सब निर्वाचन से चुनकर आते हैं, लेकिन इनमें कुछ जैसे कि सांसद हैं, विधायक हैं, इनको भी शामिल कर लिया जाता है नहीं। तो इस प्रावधान में ये रखा गया है कि पंचायतों की संरचना में विधायक एवं सांसदों को विधायकों एवं सांसदों को शामिल करना ये राज्य सरकार के ऊपर है। शामिल करना राज्य सरकार के ऊपर ही इस बात को छोड़ दिया गया है, राज्य सरकार के ऊपर है ना। प्रिय साथियों, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान के अंतर्गत हमने अनिवार्य प्रावधान और कुछ ऐच्छिक प्रावधान इनके बारे में जानकारी लिया। अब हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन, है ना, कहाँ कहाँ लागू है और कहाँ कहाँ लागू नहीं है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन का लागू होना या न होना।
73वां संविधान, ठीक, 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू होगी और कहाँ नहीं होगी? लागू न होना, अगर हम इनका अनुच्छेद में कहाँ स्थान है इस लाइन का, तो देखते हैं तो इनका भाग 9 के अनुच्छेद, भाग 9 के जो धारा है, भाग 9 के अनुच्छेद 243 एल में 73वां संविधान संशोधन का लागू न होना, इस बात का उल्लेख है। तो 73वां संविधान संशोधन लागू क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनकी विशेषताओं में तो हमने देख लिया है, प्रावधान में देख लिया है कि इनका लागू होना अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत है, लेकिन इस अनुच्छेद में 243 एल में ये लिखा है कि लिखा है कि 73वां संविधान संशोधन लागू, 73वां संविधान संशोधन का लागू न होना, तो लागू क्यों नहीं होगी इनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो देख, 73वां संविधान संशोधन जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। अब अनुसूचित क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्र है, इनको अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों को अलग से अनुसूची में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, सरकार उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल करती है जहां की जनसंख्या जो है, जहां की अधिकांश जनसंख्या वो जनजातीय हो। इन क्षेत्रों को सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल करती है। अब बात आती है कि ये अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल क्यों करती है? तो जनजातियों को उनके रीति रिवाज है ना, जनजातियों को रीति रिवाज और उनके जो सांस्कृतिक परंपरा है, वो उनमें किसी भी तरह के सरकार का हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि जनजाति ये चाहती है कि उनका चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों के संस्कृति परंपरा में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये जनजातियों का मानना है ना। इसलिए सरकार इन क्षेत्रों में अलग से, है ना, इसलिए सरकार इन क्षेत्रों को एक अलग से मतलब संविधान में एक अलग स्थान इनको रखा गया है, और ऐसे क्षेत्रों को अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में रखा गया है। सरकार जो भी नियम कानून लागू करती है, इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये अधिकार दे दिया गया है कि आप इन नियम कानून में अपने अनुसार संशोधन कर इनको लागू कर सकते हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र यानी अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के में रहने वाले लोगों के लिए ये जो है ये प्रावधान है ना। तो इन क्षेत्रों में यानी अनुसूचित क्षेत्रों में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगी। ठीक, किन क्षेत्रों में? अनुसूचित, ठीक, अनुसूचित क्षेत्रों में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगी। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि पंचायती जनजाति क्षेत्रों में, ठीक, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। अनुसूचित क्षेत्र मतलब 5वीं अनुसूची के क्षेत्र और 6वीं अनुसूची के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अगर हम देखें, ये अपना भारत है ना, इनमें ये एरिया अगर देखें, इन एरिया को अगर देखें, ये मैदानी क्षेत्र है, और ये मैदानी क्षेत्र है, और ये जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये मैदानी क्षेत्र है। तो जनजाति जो है पूरे भारत में निवास करती है, मैदानी क्षेत्रों में भी और पहाड़ी क्षेत्रों में भी। तो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों को अनुसूची 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में इनको चिन्हांकित किया गया है ना। इन क्षेत्रों को, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले को 5वीं अनुसूची में, और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं इनको 6वीं अनुसूची में अलग से स्थान संविधान में इनको दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। यानी सरकार जो है इन क्षेत्रों के लिए एक अलग से कानून लाएगी। मतलब अगर अगर कानून जो है वो संसद में जो अधिनियम जो है वो पारित हो गया है, तो उस अधिनियम में भी इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लागू करना है, तो वो अपने अनुसार से संशोधन कर लागू कर सकती है। अब इसी तारतम्य में ये है कि 73वां संविधान संशोधन को भी इन क्षेत्रों में लागू करना बहुत अनिवार्य है, इनके प्रावधानों के तहत। यानी इन क्षेत्रों में भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, ये बात सामने है ना। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अगर हम करें, यानी इन क्षेत्रों में भी हम 73वां संविधान संशोधन को लागू करें, तो इनके इन जनजातियों के परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति इत्यादि में हस्तक्षेप हो सकती थी, है ना। इसके लिए सरकार ने उपाय सोचा और एक समिति का गठन किया 1995 में।
भूरिया समिति। इस समिति को इस बात के बारे में जानकारी लेने के लिए कही गई कि हम कैसे इन क्षेत्रों में भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर सकते हैं, है ना। तो इस संदर्भ में आता है आपका भूरिया समिति। भूरिया समिति, इसका गठन होता है 1995 में, है ना। भूरिया समिति जो है वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 1996 में, और इस रिपोर्ट में ये सिफारिश करती है पेशा एक्ट, पेशा एक्ट लाने की सिफारिश ये समिति करती है। पेशा का अगर हम फुल नाम देखें तो पंचायत, ठीक, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में भी पंचायत विस्तार अधिनियम, ठीक, ये कहते हैं पेशा एक्ट। यानी इस क्षेत्रों में भी हमें पंचायतों की स्थापना करना है, क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। ठीक, इन क्षेत्रों में भी पंचायतों की स्थापना करने के लिए पेशा एक्ट लाई इस समिति ने, और कहा कि इन पंचायतों की स्थापना इन क्षेत्रों में भी करना है, लेकिन इनके संस्कृति इत्यादि को, मतलब इनके संस्कृति है, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि को ध्यान में रखकर हमें इन क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना करनी है। तो अभी हम देखते हैं कि किन क्षेत्रों में कैसा एक्ट लागू है। तो पूरे भारत के 10 राज्यों में कैसा एक्ट लागू है। ठीक है, आइए उन राज्यों को हम देखते हैं। तो पहला राज्य है अपना, इधर ऐसे अगर देखें तो ये है आपका राजस्थान, जहां से पंचायत की उद्घाटन होती है। राजस्थान को पेशा एक्ट में रखा गया है। उसके बाद गुजरात, और उसके बाद है आपका महाराष्ट्र। इधर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और अगर ऊपर हम चले तो आपका झारखंड, यहाँ पेशा एक्ट लागू है। दक्षिण की ओर अगर हम देखें तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना, यहाँ पेशा एक्ट लागू है। और इधर इधर देखें तो अपना उड़ीसा, यहाँ भी पेशा एक्ट लागू है। और सबसे ऊपर अगर हम चले, ठीक है, तो है आपका हिमाचल प्रदेश, है ना, यहाँ पेशा एक्ट लागू है। इस तरह से कुल 10 राज्यों में पेशा एक्ट लागू है, यानी 3, और ये 3 6, 2 8 और 2 10, ठीक। इन 10 राज्यों में पेशा एक्ट लागू है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं होगा। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। ठीक, 6वीं अनुसूची के क्षेत्र में भी 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। 6वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं असम, मेघालय, ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं। यहाँ 73वां संविधान संशोधन जो है वो लागू नहीं होगा। ठीक, और इसी के साथ हम देखते हैं कि मणिपुर है। मणिपुर, यहाँ जिला परिषद की स्थापना है, यहाँ जिला परिषद है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहां है आपका गोरखा परिषद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा परिषद, है ना, यानी यहाँ 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से एक और है नागालैंड, यहाँ पर भी 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। यहाँ जनजाति परिषद, जनजातीय परिषद लागू है। ठीक, जनजातीय परिषद। ठीक, इस तरह 73वां संविधान संशोधन 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में लागू नहीं है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को हमने देख लिया है। 5वीं अनुसूची के 10 राज्य हैं जहां 73वां संविधान संशोधन जो है वो लागू नहीं है। 6वीं अनुसूची के ये, है ना, 6वीं अनुसूची के इन क्षेत्रों में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। अब
ये जो 73वां संविधान संशोधन जो है, ये तो बात होगी पूरे राज्यों की। तो अब आते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों में। तो 73वां संविधान संशोधन जो पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं है। यानी कि 73वां संविधान संशोधन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू नहीं है। यहाँ है आपका नगरीय निकाय, यहाँ नगरीय निकाय है ना, ये दिल्ली में लागू नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो धारा 370 के हटने के बाद, यानी धारा 370 के पहले जम्मू कश्मीर में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं था, लेकिन अब धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी 73वां संविधान संशोधन लागू है है ना। तो इस तरह से हमने देखा 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, उनके प्रावधान, और 73वां संविधान संशोधन जो है वो कहाँ लागू नहीं होगा। साथ ही साथ इस बीच हमने पेशा एक्ट के बारे में भी जानकारी ली, हुरिया समिति के बारे में हमने जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, कुछ महत्वपूर्ण मिसलिनियस पॉइंट जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो कुछ प्रमुख बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक। तो जिन राज्यों में जैसे पंचायतों की स्थापना जो वो 3 स्तर पर होगी, ये अनिवार्य प्रावधान है। लेकिन एक बात है कि जिन राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, तो उन राज्य में मात्र 2 स्तर पर ही होगी, एक तो खंड स्तर पर और दूसरा उच्च स्तर पर। यानी कि जिन राज्यों की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, तो वहां त्रिस्तर पर, त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना जो है ना। जिन राज्यों की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, तो वहां 3 स्तर पर पंचायत की गठन करना ये अनिवार्य नहीं है ना, अनिवार्य नहीं है। किन किन राज्य ऐसे हैं जहां 3 स्तर, 2 स्तर और 4 स्तर तक कभी पंचायत है? तो उन राज्यों को हम देखते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले आते हैं आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ 3 स्तरीय पंचायत है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है ना। आइए इनको हम लिखते चलते हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत है, यहाँ त्रिस्तरीय है। पश्चिम बंगाल में आपका 4 स्तरीय पंचायत है ना, 4 स्तरीय पंचायत है। और तमिलनाडु में 2 स्तर पर पंचायत का गठन किया गया है। तमिलनाडु में द्विस्तरीय पंचायत है, ठीक। तमिलनाडु में 2 स्तरीय पंचायत है ना। इतनी बातें हमें 73वां संविधान संशोधन है ना, यानी पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में हमें याद रखनी है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।